नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। अब मध्य प्रदेश की जनजातियों की मैं बात करूं, जो गोंड जनजाति हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, इसके पहले हमने भील जनजाति का एक सेशन कंप्लीट किया है। तो ये आता कहां पे है, किन परीक्षाओं में आता है? तो जैसे मध्य प्रदेश में आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें एमपीजी के सिलेबस में जुड़ा हो, उसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। जैसे बात करें एमपीपीएससी प्रीलिम्स की, इसके अलावा व्यापम कैटेगरी में जो भी एग्जाम होते हैं आपके, या जो भी ऐसी परीक्षाएं जहां पे एमपीजी के पूछा जाएगा, उनमें जनजाति वाले चैप्टर में ये जरूर पूछा जाता है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं गोंड जनजाति से। देखिए, गोंड जनजाति की अगर हम बात करें सबसे पहले कि गोंड जनजाति कहां पर पाई जाती है, तो नॉर्मली गोंड जनजाति का जो निवास स्थल है या जो गोंड जनजाति का क्षेत्र है उसकी बात करें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा के आसपास वाले क्षेत्र में, मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहां पर नर्मदा के आसपास का ऐसा क्षेत्र जो आपका पहाड़ी क्षेत्र हो। कौन सा? पहाड़ी क्षेत्र। उन क्षेत्रों में गोंड जनजाति पाई जाती है। विशेष रूप से ये आपका नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गोंड जनजाति मिलती है। अब एक और बात, गोंड जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब इन एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। पहली बड़ी जनजाति तो मध्य प्रदेश की पहली बड़ी जनजाति है भील जनजाति। इसके बाद भील जनजाति जो है आपकी मध्य प्रदेश की पहली और गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी। लेकिन भारत की बात करेंगे तो भारत में गोंड आपकी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। और एक दूसरी बात यहां पे आपको और समझना है कि जो गोंड जनजाति है, ये शब्द मतलब गोंड शब्द जो है आपका, इसका क्या मतलब होता है, गोंड शब्द का मीनिंग क्या होता है, कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। अब गोंड शब्द के बारे में अगर हम चलें तो गोंड शब्द आपका कोंड से बना है। किससे बना है? कोंड शब्द से बना है। और कोंड क्या है? तो तेलुगु भाषा का ये शब्द है कोंड, जिसका अर्थ पर्वत या पहाड़ होता है। क्या होता है? पर्वत या पहाड़। चूंकि ये जो जनजाति है पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, और इसीलिए इन्हें गोंड जनजाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें गोंड जनजाति कहा जाता है। तो क्लियर हो गई ये बात गोंड जनजाति के लिए। चूंकि ये कोंड शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और कोंड आपके तेलुगु भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है पर्वत या पहाड़, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाएगा? पर्वतों पर रहते हैं या पहाड़ों पर रहने वाली जाति जो है गोंड जनजाति कहलाती है। अब बात करते हैं आगे। कोंड के बाद में जनश्रुति, मतलब जो लोगों के द्वारा कही गई बातें हैं। द ओरिजिन ऑफ गोंड्स, मतलब गोंड का ओरिजिन कहां से हुआ? तो कुछ लोग कहते हैं कि महादेव के जो 12 देव हैं, महादेव के आराध्य या महादेव के 12 देव, इनसे ही गोंडों की उत्पत्ति मानी जाती है, और 12 देव को गोंड अपना पूर्वज मानते हैं। ठीक है, और एक बड़ा फेमस वर्ड है इनमें जिसे कहा जाता है क्योंतुर। क्या कहते हैं? क्योंतुर। तो क्योंतुर इनके यहां पर गोंड जनजाति में एक सम्मान सूचक शब्द है। किस प्रकार का? एक सम्मान सूचक शब्द है क्योंतुर। अगर किसी ने क्योंतुर कह दिया किसी गोंड को, तो ये समझिए कि उन्हें बड़े सम्मान से पुकारा और वो बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद में निवास की अगर मैंने बात करी तो निवास कौन सा है? तो आपको निवास बताया कि मंडला, बालाघाट, जबलपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, इसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है आपका? इनका प्रॉपर जो क्षेत्र है जहां पर ये निवास करते हैं। अब बात आती है इनकी उपजातियों की। तो उपजातियों में मैं बात करूं, आपको पैंकोस करके नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? पैंकोस नाम याद रखना है। तो जैसे पैंकोस मैंने बोला, तो सबसे पहले पी से आप बनाना क्या? प्रधान बना लेना। ठीक है, प्रधान बना लिया। अब ए आता है तो ए से बना लेना क्या? आप अगरिया बना लेना, कि ये एक जनजाति, इसकी उपजाति हो जाएगी अगरिया। एन आएगा तो एन से आप बना लीजिएगा क्या, कि जैसे एन आ जाता है आपके सामने, तो एन से जो अगली जनजाति इसी की एक उपजाति है, अगली स्लाइड में मैंने उसे लगा रखा है, पर उसका जो नाम है वो बता दूं, नागरची है। क्या है? नागरची उसका नाम है। जैसे नागरची, तो ये हो जाएगा। फिर है एक के, और के से यहां पे लिखा है क्या? नहीं लिखा, अगली स्लाइड पे है। तो कुल्हास, क्या नाम है इसका? कुल्हास, ये इसी की अगली जनजाति है।
फिर उपजाति में ओ से बनता है आपका ओझा और एस से बनता है सुलहास। क्या है? सोलहास। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी इसकी उपजातियों का वर्णन होता है। तो सारी उपजातियां मैंने आपको बता दिया। जैसे ये को से कोयला भूतिस लिखना है, इसको सुलहास नहीं, क्या कोयला भूतिस, ऐसा कोयला भूतिस, ये अलग अलग प्रकार के नाम थे। तो ये इसकी उपजातियां हैं। तो पैंकोस करना, तो पैंकोस से आपको 6 उपजातियां मिलेंगी। सबसे पहले प्रधान। अब कहते हैं ना ये गांव का प्रधान है। प्रधान मतलब क्या? उच्च स्थिति वाला जो गुण होगा, मतलब गुणों में भी अलग अलग, कोई अमीर कोई गरीब, तो जो उच्च स्थिति वाला गुण होगा वो प्रधान कहलाता है। फिर इसके बाद अगरिया आता है। तो अगरिया का मतलब क्या है? तो अगरिया का मतलब होता है लोहे का काम करने वाला जो गुण समुदाय का जो उपजाति है वो कहलाती है अगरिया। हालांकि अगरिया के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर अगरिया गुण की ही एक उपजाति मानी जाती है। ठीक है। फिर आता है अगला, यहां पे आपका जैसा लिखा हुआ है सुलहास। तो सुलहास का मतलब क्या है? जो बढ़ईगिरी का काम करती है, कि बढ़ई का, कारपेंटर, लकड़ी वकड़ी का जो काम करे, गुण जनजाति की उपजाति, उसे सुलहास कहा जाता है। इसी प्रकार से ओझा। ओझा मतलब तो जानते हो कि ओझा साहब आए। ओझा मतलब क्या करेंगे? तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब करेंगे। तो जादू टोना और तांत्रिक क्रियाकलापों के लिए ओझा उपजाति को जाना जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से आगे नगरची होता है। नगरची मतलब नगर के समीप। नगरची मतलब क्या? नगर के समीप। तो नागर से नगर, मतलब जो नगर के समीप बसे गुण, वो नगरची कहलाते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से कोयला भूतिस। तो कोयला भूतिस मतलब जो नाच गान करने वाला है वो कोयला भूतिस गुण कहलाता है। तो इस प्रकार से ये गुण की अलग अलग क्या है? प्रजातियां हैं या उपजातियां हैं। उपजातियां। पैंकोस। ठीक है। पैंकोस से पी से प्रधान हो गया, ए से अगरिया हो गया। अगरिया लोहे का काम करेगा, प्रधान उच्च जाति वाला होगा। फिर नगरची मतलब नगर के सामने रहेगा या नगर के पास में रहेगा। के से कोयला भूतिस मतलब नाच गान करेगा। ओ से ओझा मतलब तंत्र मंत्र, जादू टोना करेगा, है ना। और एस से सुलहास हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी इसकी उपजातियां हैं। अब एक और बात कि आर्थिक आधार पर, पैसे के आधार पर भी इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक राजगुण होता है और एक धुरगुण। राजगुण मतलब राजा जैसा जीवन व्यतीत करेगा, मतलब भूस्वामी होगा, लैंडलॉर्ड होगा, भूमालिक होगा। लेकिन यहीं पर धुरगुण की बात करेंगे तो ये भूमिहीन होगा, मतलब इसके पास भूमि नहीं होगी। तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? धुरगुण के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये इसके दो अलग प्रकार हैं जो आर्थिक आधार पर या स्थिति के आधार पर रखे जाते हैं। इसी प्रकार से विवाह पद्धति की अगर बात करें तो कई प्रकार के इनके यहाँ पर विवाह होते हैं। जैसे सबसे फेमस विवाह है एक दूध लौटावा। कौन सा विवाह? दूध लौटावा। होता क्या है दूध लौटावा विवाह पद्धति में? इनमें कि जो मामा का लड़का है वो बुआ की लड़की से, या बुआ का लड़का मामा की लड़की से विवाह करता है आपस में गोंड जनजाति के अंदर। तो इस प्रकार से चलने वाली प्रथा को क्या कहा जाता है? दूध लौटावा विवाह पद्धति के नाम से जानते हैं। विधवा विवाह ये भी होता है, बहु विवाह ये भी होता है। तो विधवा होने के बाद में उसका विवाह कराया जाता है गोंड जनजाति में, बहु का विधवा होने के बाद में बहु विवाह। तो इस प्रकार से ये आपके विवाह, बहु विवाह, कई सारे विवाह भी ये करते हैं, एक ही पुरुष कई विवाह। चलो, आपको परीक्षा ऐप पे ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 का वीडियो कोर्स अगर देखना है तो वो हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसके अलावा नॉन टेक्निकल एमपी सब इंजीनियर का भी वीडियो कोर्स आपको हमारे परीक्षा एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा। रक्षक नाम से एमपी सब इंस्पेक्टर का वीडियो कोर्स भी अगर आप चाहें तो परीक्षा एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। इसके अलावा विजया, जो पटवारी की वैकेंसी आने वाली है उसी के संबंध में विजया नाम से एमपी पटवारी का वीडियो कोर्स है, अगर आप चाहें तो वो भी परीक्षा ऐप पे देख सकते हैं। और दबंग एमपी कांस्टेबल का भी वीडियो कोर्स आपको हमारे परीक्षा एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है और जाके इनमें से कोई भी सेगमेंट आपको देखना है तो उसका डेमो क्लास भी देख सकते हैं और फिर इसे ले सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इनका निवास क्षेत्र कहां पे है। तो निवास क्षेत्र मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि नर्मदा नदी के आसपास का क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र जहां पर ये जनजाति पाई जाती है। देखो बोले नर्मदा और विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकल श्रेणी, इन सभी पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों में इस जनजाति का निवास स्थल है। ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे मैंने जिलों का नाम बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, है ना, बालाघाट, शहडोल, इन सभी क्षेत्रों में इसका निवास स्थल है। मतलब ये जनजाति यही पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाएगी। ठीक है। फिर
गुण पहाड़ी क्षेत्रों में घास फूस की झोपड़ी बनाते हैं, कि घास फूस जो मिली उसी से कांस वगैरह से क्या करते हैं, अपनी झोपड़ी या हट बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। और परंपरागत, प्राचीन समय से परंपरागत रूप से मांसाहारी, सीधा पकड़ेंगे उसी को भून के और सीधा खा लेंगे। कंदमूल फल से भी ये उदरपूर्ति करते हैं। अब चूंकि जंगलों में रहते हैं तो कंदमूल फल भी मिलता है, तो उसी से कई बार अपना पेट पालन कर लेते हैं गोंड जनजाति के लोग। अब रहने सहने का इनका तरीका कैसा है, कि रहते कैसे हैं, वेशभूषा कैसी है इनकी, तो रहन सहन और वेशभूषा की बात करें तो इस प्रकार से ये रहन सहन बड़े, मतलब जो गला है, गले में देखो इनको चांदी है ना, ये चांदी चांदी चांदी, मतलब इस प्रकार से। फिर क्या है, पंख वंख लगा लेते हैं, ऊपर फूल वगैरह लगा लेते हैं, पत्ती लगा लेते हैं, मुरेठे बांध लेते हैं, साफा बांध लेते हैं, इस प्रकार का कपड़े पहनते हैं। तो वही है कि पुरुष बंटी पहनता है, ये ऊपर की तरफ बंडी पहनता है ना, धोती पहनता है ना, सिर पर मुरेठा बांधता है, या जिसे पगड़ी कहते हैं, ये मुरेठा बांधता है या पगड़ी बांधता है, और विशेष अवसर पर ही ये पगड़ी बांधता है। और कांसा और पीतल के आभूषण, मोर के पंख, ये मोर के पंख धारण करते हैं, कांसा पीतल के ये आभूषण भी पहनते हैं, चांदी के भी आजकल आभूषण पहनते हैं। और वहीं पुरुष अवसर विशेष पर जानवरों के सींग भी धारण कर लेता है, कि अगर कोई फेस्टिव ओकेशन है, कि किसी का विवाह है, कोई ओकेशन है, कोई त्योहार है, तो उस समय पर जो पुरुष होगा वो जो जानवरों की सींग होती है ना, तो सींग को भी अपने सिर में क्या कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इनकी रहन सहन और वेशभूषा के बारे में है, कि गौड़ जनजाति किस प्रकार से रहते हैं, क्या कुछ वो धारण करते हैं। अब विवाह पद्धति तो मैंने पहले बताया आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट इनमें एक जो विवाह पद्धति है, दूध लौटावा विवाह पद्धति है, कि भाई का लड़का और बहन की लड़की, या बहन का लड़का भाई की लड़की से विवाह करके और विवाह को प्राथमिकता देते हैं, तो ये आपका हो जाती है कौन सी विवाह पद्धति, दूध लौटावा विवाह पद्धति। अपहरण विवाह भी होता है ना। अपहरण विवाह में क्या होता है कि पुरुष कन्या को चोरी करके ले जाता है अपने दोस्त के घर पे, और फिर वहीं पे वो लोग कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद में कोई उनको उनका पता बताता है, तो उनके परिवार के लोग जाते हैं और उन्हें ढूंढ कर लाते हैं और फिर आपस में विवाह करा देते हैं। सेवा विवाह होता है। सेवा विवाह में क्या होता है कि लड़का लड़की के घर पर रहता है और उनकी सेवा करता है, और जब यदि वे खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ ये कैपेबल है तो फिर उस पुरुष से उस स्त्री का विवाह करा दिया जाता। तो इस प्रकार से गौड़ जनजाति में होता है। आपके यहाँ पे होता है या नहीं होता है आप भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा लमसेना विवाह, वही है लमसेना और लामा नई, कि घर पे रह के ही काम करेगा, लमसेना विवाह। ये अंतः गोत्री विवाह नहीं करते हैं, मतलब आपस में जो एक गोत्र वाले होते हैं उनसे विवाह नहीं करते। इसमें वधु मूल्य भी प्रचलित है, पठौनी विवाह, चढ़ विवाह, इस प्रकार के अन्य विवाह भी इनमें होते हैं। तो सारे विवाह हो गए, किस प्रकार के होंगे। गोंडों में एक जो इनका आर्थिक जीवन की बात करें तो नॉर्मली तो ये एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत करते हैं, और इनके द्वारा जो खेती की जाती है, कई बार जो खेती है वो दहिया खेती कहलाती है। क्या कहलाती है, दहिया कृषि। खेती किसानी और मजदूरी ही इनका क्या है, एक प्रकार से व्यवसाय है, और इनके द्वारा की जाने वाली जो खेती है वो दहिया खेती है। गोंड किसान मुख्य रूप से बारी खेती भी करते हैं। इसमें साग सब्जी, कोदो कुटकी, तंबाकू, देखो साग सब्जी मतलब क्या होगा, सब्जियों की खेती करेंगे, कोदो कुटकी मतलब छोटे छोटे चावल की खेती करेंगे। इसके अलावा तंबाकू की भी खेती करते हैं। कुछ गुण मजदूरी भी करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, आजीविका चलाते हैं मजदूरी करके भी। जिनके पास में नहीं है जमीन तो वो मजदूरी करते हैं। इस समुदाय की महिलाएं वनों से, जंगलों से फल फूल एकत्रित करती हैं और उनका हाट लगाती। गांव जंगलों में गई, वहां से फूल तोड़े और लाए और फिर लाके उसको बेचा, है ना। फल लाए, उसको तोड़ा और फिर लाके बेचा। बेर लाए, उसको तोड़ा और फिर लाके बेचा। तो इस प्रकार से भी महिलाएं काम करती हैं। गोंड जो है सूत काटने एवं मिट्टी एवं धातु के बर्तन का भी काम करते हैं। सूत काटने कॉटन के, है ना, और साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े, मिट्टी के खिलौने, ये सब कुछ बनाने का भी कार्य करते हैं। साथ ही साथ धातु के बर्तन भी बनाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये अपना जीवन यापन करते हैं। ये इनकी आर्थिक स्थिति है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें अगर यहाँ पे, तो ये एग्रीकल्चर रिलेटेड। धार्मिक जीवन में क्या है गोंडों के, तो धार्मिक जीवन में वैसे तो अगर देखा जाए तो माना ही जाता है कि इनकी उत्पत्ति हुई है शिव के आराध्य किससे, 12 देव से, ठीक है। शिव को मानते हैं 12 देव से, जो इनके प्रमुख देवता हैं 12 देव। और इसके अलावा वो आत्मवाद में भी विश्वास करते हैं, कि आत्मावाद, इसमें भी विश्वास करते हैं।
तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सभी क्रियाओं में भी विश्वास रखते हैं और इसीलिए इनके यहाँ पर एक अलग से उपजाति होती है, उपजाति नाम है ओझा। ठीक है। अच्छा, कुछ त्योहार होते हैं। कौन से कुछ त्योहार होते हैं? तो बात करें जैसे इनके यहाँ पर त्योहार है हरदिली, छेरता, मड़ई, है ना, जवारा। जवारा में क्या होगा? तो भाई जवारे लगाते हैं, है ना, धान वगैरह से। फिर विदरी त्योहार होता है, वकपथी होता है, नवाखानी होता है। तो ये कुछ त्योहार है। एक घोटुल प्रथा इनके यहाँ चलती है। घोटुल प्रथा क्या है? एक प्रकार से यूं समझिए कि सेक्स एजुकेशन, यूं समझ लो कि ये अविवाहित पुरुष और युवतियों को यौन संबंध की शिक्षा दी जाती है। तो एक अलग से एक स्थल बनाया जाता है, कुछ कमरे बनाए जाते हैं जहां पर पुरुष और स्त्रियों को साथ में रखा जाता है और उनको यौन संबंधी शिक्षा दी जाती है और विवाह के पूर्व प्रणय संबंध बनाने की उसमें स्वतंत्रता होती। तो एक प्रकार से वही हुआ ये, है ना। तो बहुत अच्छी प्रथा चल रही है कि लोगों को एजुकेशन तो मिल रही है इस विषय में, मतलब जानकारी तो दी जा रही है। तो बहुत अच्छी जनजाति है एक प्रकार से दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो। ठीक है, चलिए, कुछ त्योहारों की बात हो गई, घोटुल प्रथा हो गया। अब बात करते हैं इनके कुछ डांस हैं, फेमस नृत्य हैं। मेन जो डांस है कौन से? जैसे कर्मा डांस फेमस नृत्य है। फिर झेला डांस होता है, भड़ौनी होता। कर्मा बहुत फेमस है गोंड का, है ना। कर्मा, झेला, भड़ौनी, सुआ, रीना, बिल्मा, गोंचू, गड़ा, ये सारे इनके फेमस डांस है। और कर्मा जो है वर्ल्ड फेमस लोक नृत्य है, जिसे गिनीज बुक में भी शामिल किया गया है। जो कर्मा डांस है इसे गिनीज बुक में भी शामिल किया गया। तो कर्मा, झेला, है ना, भड़ौनी, सुआ, फिर गोंचू, और गोंचू के साथ ही साथ यहाँ पे बिल्मा, गड़ा, ये सब डांस इस जनजाति के होते हैं। अब देखो कुछ चीजें और हैं इसके बारे में, कुछ फैक्ट्स हैं कि इनके जो पूजनीय वृक्ष वगैरह कौन से होते हैं। तो जैसे इनका जो पूजनीय वृक्ष है, पीपल को पूजनीय वृक्ष मानते हैं ये लोग कि ये पीपल इनका बहुत पूजनीय वृक्ष है। भोजन क्या करते हैं? तो कोदो का भात, कोदो मतलब चावल का ही एक छोटा टुकड़ा है, कोदो होता है, कोदो का चावल खाते हैं। और साथ ही साथ महुआ इनका प्रमुख वृक्ष होता है, इसको भी अपना प्रमुख वृक्ष मानते हैं। तो ये कोदो होता है इस प्रकार से। एक और बात, कुछ प्रमुख व्यक्तित्व भी रहे हैं, आदिवासी व्यक्तित्व, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे संग्राम साह और दलपत साह, ये दोनों गोंड नरेश थे। रानी दुर्गावती इनकी पत्नी थी। क्या? संग्राम साह, दलपत साह, दुर्गावती, ये सब गोंड शासक आपके मिलेंगे। फिर नौहडोरा चित्र गोंडों से ही प्रचलित है। तो नौहडोरा चित्र भी याद रखना कि किस जनजाति में फेमस है नौहडोरा चित्र। तो गोंड जनजाति का फेमस चित्र है नौहडोरा। इसके अलावा गोंड को कोया या क्योंतुर कहा जाता है। मैंने बताया था कि अगर किसी एक गोंड को दूसरा गोंड क्योंतुर कहकर पुकारता है तो ये समझो कि ये उनके लिए बड़ा सम्मान सूचक शब्द है। ठीक है। गुण पारंपरिक रूप से किसान है। वैसा तो नॉर्मली ये जनरली क्या है? किसान है, एग्रीकल्चर ही करते हैं, है ना। तथा हल ही उनका क्या है? साइन है, या इनका ये एक सिंबल है या प्रतीक है। ठीक है। गोंड के द्वारा की जाने वाली जो कृषि है बारी है। इंपॉर्टेंट, बारी दहका वो ठीक है, अलग है। इंपॉर्टेंट, गोंड के द्वारा जो की जाती है कृषि उसे बारी कृषि कहा जाता है। तो गोंड के द्वारा की जाने वाली कृषि बारी है। इसमें करते क्या है ये? तो आसपास के क्षेत्र से क्या करते हैं कि जंगलों को काटते हैं, उसको जलाते हैं और फिर उसकी राख से फिर पारंपरिक रूप से एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये बारी कृषि है। पीपल और कोदो का भात, ठीक है, वो हो गया। दूल्हा देव और बूढ़ा देव, ये इनके दो प्रमुख देवता हैं। ठीक है। गोंडों का जो भोजन है वो कौन सा है? पेज है। इनके द्वारा जो किया जाने वाला भोजन है वो पेज है। पेज में क्या होता है? चावल होता है, उसका जो माड़ होता है, उसका जो पानी होता है, उसको पीते हैं। ये इनका पेज भोजन कहलाता है। इनके द्वारा बारी कृषि होती है, ये भी ध्यान रखिए। और गोंडों में मुड़िया जनजाति के समान घोटुल प्रथा, घोटुल प्रथा मैंने आपको बताई, ये एक प्रकार से सेक्स एजुकेशन है। फिर मुरिया एवं मारिया, ये अत्यंत पिछड़ी गोंड जनजाति है। मुरिया या मारिया की बात करें, मारिया, ये गोंड की ही बहुत पिछड़ी जनजाति है। ठीक है। गोंड लोग जब इनके यहाँ पे अंतिम संस्कार होता है तो राहुल पाटा गाते हैं। क्या गाते हैं ये लोग? राहुल पाटा गाते हैं। राहुल पाटा एक फेमस इनका गीत है जो राहुल पाटा गाया जाता है जब गोंड का अंतिम संस्कार होता है। गोंड की कृषि झूम कृषि या बेवार कृषि ये भी मिलती है, लेकिन इंपॉर्टेंट बारी है।
इनके यहाँ पे एक मेला भी लगता है, जैसे मड़ई। मड़ई जो मेला है ये एक प्रकार से सांस्कृतिक मेला है, बहुत फेमस इनका कल्चरल मेला है, कल्चरल फेयर है, जो मड़ई मेला के नाम से जाना जाता है। ये लोग कुछ जगह पर ऐसा प्रमाण मिलता है कि मृतक को जलाते हैं, और कुछ जगह पर ऐसा प्रमाण मिलता है कि ये मृतक को क्या करते हैं, दफनाते हैं। तो जलाने और दफनाने दोनों के प्रमाण मिलते हैं। कुछ और आपके टर्म्स मिलते हैं इसमें, जैसे उत्पत्ति के लिए। तो मैंने आपको उत्पत्ति का बताया कि कुंड शब्द से उत्पत्ति हुई है ना। और इसके अलावा ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रकार की जनजाति है। किस प्रकार की? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रकार की। इनका रंग काला, नाक भारी मोटी सी है ना, चपटी छाती बड़ी सी, सिर गोलाकार होगा, अंडाकार, और शरीर सुगठित बिल्कुल मजबूत होगा, और मुंह बिल्कुल चौड़ा सा होगा। तो ये इनकी शारीरिक संरचना है। निवास के आधार पर गौड़ जनजाति, राजगौड़ जो होता है भूस्वामी, और धुरगौड़ जो होता है साधारण वर्ग का होता है, ये तो मैंने पहले भी बता दिया। और जो मुरिया या माड़िया है, तो गौड़ की अत्यंत पिछड़ी जो शाखा है वो आपकी मुरिया या माड़िया है। इसके अलावा देवगुड़ी के आधार पर गोंडों के 62 गोत्र होते हैं। अरे बाप रे, देवगुड़ी एक कृति है जिसमें इनके 62 गोत्र बताए गए हैं गोंडों के। एक और चीज ध्यान रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति की कुल जनसंख्या 50.93 लाख, कितनी? 50.93 लाख, जो कि कुल जनजाति जनसंख्या का 83.25 है। कितना? ये आपका कुल जनजाति जनसंख्या का 33.25 है। सॉरी, कितना? 38.25, उल्टा लिख दिया इसमें, कोई बात नहीं, ये 38.25 है। कुल जनजाति जनसंख्या का 38.25 है। कथाओं में कहा गया है कि गोंडों की उत्पत्ति बारादेव या महादेव से बताई जाती है। तो बारादेव ये जरूर याद रखना है ना। सेवा विवाह वगैरह ये सारे विवाह की प्रचलन आपको बता चुका हूं कि इस प्रकार के भी विवाह यहाँ पर होते हैं, है ना। यहाँ पे बारी नामक खेती का भी बताया था कि बारी खेती भी ये करते हैं कि जंगलों को जला देते हैं और उसकी राख से जो एग्रीकल्चर करते हैं वो आपकी बारी कृषि है। सरसों, साग सब्जी, तंबाकू के साथ साथ कोदो, कुटकी, धान, ये सब इनके व्यवसाय में सम्मिलित हो जाता है। नृत्य कर्म बताया था, स्त्री प्रधान नृत्य है जो विजयादशमी से शुरू होता है, मतलब दशहरे से शुरू होकर और नव वर्ष तक चलता रहता है। ये कर्मा नृत्य है जिसे कि आपको पता है किसमें, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इसमें एक मांदर नामक वाद्य यंत्र है, इस मांदर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अपने गौड़ जनजाति से रिलेटेड। ठीक है, और एक बात, गौड़ जनजाति का जो मुखिया होता है, ये भी सुन लीजिए, गौड़ जनजाति का जो मुखिया है, इस मुखिया को मुकद्दम कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकद्दम। ये सारे के सारे गांव में जो झगड़े होंगे, आपस में किसी भी प्रकार का विवाद होता है, तो वो झगड़े निपटाने का काम करता है मुखिया, और उसी मुखिया को कहा जाता है मुकद्दम। फिर पेज भोजन बताया था, मोटे अनाज तथा नमक का घोल, एक प्रकार से ये चावल का माड़ होता है। ये आत्मावाद, तांत्रिक क्रिया, इन सभी को भी मानते हैं, है ना। नाग की पूजा भी करते हैं और जादू टोने में विश्वास कर रखते हैं। ये बात भी आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी। तो ये थी हमारी गौड़ जनजाति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी मुलाकात होगी आपसे इसी प्रकार के अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। परंतु एक बात और, हमारा YouTube पे जो डेली क्लासेस चलती है उसका टाइमिंग मैं आपको बता दूं, 11 बजे से कंप्यूटर की क्लास होती है प्रदीप सर की, 12 बजे से मैथ्स की सोम सर की क्लास, 1 बजे से मेरी पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की डेली क्लास होती है। इसके अलावा 2 बजे से एमपीजीके का सेशन होता है और 4 बजे से इंग्लिश की क्लास होती है अर्जुन सर के द्वारा। तो ये सारे सेशन हमारे YouTube पर डेली चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस आप YouTube पर देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।